से आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है दोस्तों। इसके पिछले वीडियो में हमने देखा था वाक्य शुद्धि की प्रश्नोत्तरी। करीब हमने 60 प्रश्नों को देख लिया था। वाक्य शुद्धि से शुद्ध अशुद्ध शब्द को हम कैसे पहचानते हैं, आज हम देखेंगे दोस्तों पेपर। यह पेपर है केंद्रीय विद्यालय संगठन 2017 का। इसके पहले हम 16 का पेपर देख चुके हैं, जिसका 2 पार्ट है 50-50 प्रश्नों का। आज देखेंगे सन 2017 का प्रश्न पत्र। अब आप प्रश्न पत्रों को देखकर ये समझ पाएंगे कि कैसे प्रश्न हमारे परीक्षा में पूछे जाते हैं, हमें किस लेवल की तैयारी करनी चाहिए। आइए समय को हम थोड़ा सा बचाते हुए चलेंगे, ज़्यादा बात करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब देखिएगा प्रश्न नंबर 1। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन स्वर यंत्रमुखी संघर्षी व्यंजन है। तो आप सभी को पता है यह प्रश्न स तीनों स और ह क्या होता है, स्वर यंत्र संघर्षी व्यंजन होता है। बी नंबर सही है। बाकी ये जो है ये अंतस्थ है, और क और न ये स्पर्श व्यंजन है। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। प्रश्न नंबर 2, राम जाता है, इसमें से किस प्रकार का वाक्य है। ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। यह है 2 नंबर का प्रश्न। राम जाता है आज्ञा सूचक है, संदेह सूचक है कि इच्छा सूचक है। ये प्रश्न आप सभी बताइएगा। 2 नंबर का प्रश्न है आपके स्क्रीन पे। तो यह कैसा शब्द है, तो यह विधान सूचक है। कैसा है, विधान सूचक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे व्याख्या करते हैं प्रश्न का। देखिएगा, राम जाता है वाक्य विधान सूचक वाक्य है, जबकि राम जाओ आज्ञा सूचक है। थोड़ा सा अंतर है ना। वहाँ वहाँ वाक्य होगा वहाँ राम है या श्याम, ये संदेह सूचक होगा, दोनों में अंतर नहीं होगा। इच्छा सूचक वाक्य होगा आपका कल्याण हो, आप किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं, वो इच्छा सूचक होगा। कैसा शब्द होगा, तो इच्छा सूचक होगा। अब देखेंगे गिरधारी में कौन सा समास है। प्रश्न नंबर 3, गिरधारी गिर को धारण करने वाला। गिर का पर्वत होता है, तो प्रश्न किधर जा रहा है ये आपको समझने की जरूरत है। तो तत्पुरुष समास है, अव्ययी भाव है, कर्मधार है। जहाँ कर्मधार अव्ययी भाव समास होता है जिसमें उपसर्ग होता है, पहला पद प्रधान होता है, तो इसमें कोई उपसर्ग नहीं है, पहली बात। तत्पुरुष समास जिसमें कर्ता कारक कर्म कारक कारक की जो है 6 विभक्तियां काम करती हैं, वो तत्पुरुष काम होता है। कर्मधारय में आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है कि प्रश्नों के बारे में बताया भी जाता है, और जो है कि या विशेषता बताई जाती है ना। ये इस पे क्या होता है कि इसकी पहला पद तो प्रधान और दूसरा पद भी गौण होता है, तीसरा पद प्रधान होता है। तो गिर को धारण करने वाला है कौन है, तो ये है बहुव्रीहि समास। देखिए ध्यान दीजिए, गिरि में बहुव्रीहि समास है जिसका विग्रह होगा गिर को धारण करने वाला अर्थात कृष्ण। बहुव्रीहि समास के अन्य उदाहरण दशानन, पंचानन, लंबोदर, पंकज। यहाँ आप पंचानन में थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि द्विगु समास की तरफ आप जा सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। पंचानन जिनके 5 हाथ हो, 5 अंग हो, ऐसे आप लीजिएगा। ये हो रहा है, आनन मतलब होता है शरीर, शरीर का पार्ट है ना, पंचानन, तो 5 आनन है ना। ये आपको यहाँ लंबोदर में पंकज में तो जो है पंख प्लस ज मतलब पंख, पंख मतलब कीचड़ होता है, कीचड़ में ज मतलब जन्म लेने वाला है ना। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे। ये है आपका चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। उल्लंघन शब्द का संधि विच्छेद है, तो उल धन लंघन, उत धन लंघन होगा। उल कोई शब्द नहीं होता, उत धन लंघन होगा। क्या होगा, उत धन लंघन। बी नंबर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अब आप ध्यान दीजिएगा। ये है प्रश्न आपका 5वां। निराकार का संधि विच्छेद होगा निधन आकार। क्या होगा, निधन आकार। 5 नंबर का प्रश्न है, तो ध्यान दीजिएगा। ये विसर्ग का र हो जाता है, आकार इसमें आ जाएगा, आ रा में आ जाएगा तो हो जाएगा निराकार। आगे चलेंगे, व्याख्या को ध्यान से देखिएगा क्योंकि प्रश्न से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसकी जो व्याख्या दी हुई है इसे आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट 6 नंबर का प्रश्न है, स्वर संधि का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन है। रमेश, रामाधार, उल्लंघन और प्रत्युत्तर। 6 नंबर के प्रश्न में आप संधि की पोर्शन को अच्छे से ध्यान दीजिएगा। तो क्या है, दीर्घ संधि रामाधन आधार, राम होगा कि रमा होगा, ये आपको ध्यान देना। तो यहाँ रामधन आधार होगा। क्या होगा, रामधन आधार होगा। बी नंबर सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलें। 7 नंबर का प्रश्न है और आप ध्यान दीजिएगा। ये है संधि का विच्छेद, राम धन आधार, दीर्घ संधि है, रमाधन ईश, गुण संधि है, प्रतिधन उत्तर, यड़ संधि है, उत धन लंघन उल्लंघन है। आगे चलें नेक्स्ट प्रश्न। 7 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। यह काम करो
ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे, गिलास हाथ से गिरा और टूट गया, वह आया। तो आप सभी को पता है कि आप जब पढ़ते हैं तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान दें। शब्द पढ़ते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यह कौन सा वाक्य है। तो सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य में छोटा सा सेंटेंस होता है और एक ही कर्ता एक ही कारक होते हैं। और मिश्र वाक्य में एक कार्य दूसरे पे डिपेंड होता है ना। अगर तुम पढ़े होते तो परीक्षा पास हो जाती। ये संयुक्त वाक्य हो गया। अब यहाँ पे आपसे संयुक्त जो है कि सरल वाक्य, मिश्र वाक्य हो गया। अब आपसे संयुक्त वाक्य पूछा जा रहा है। संयुक्त वाक्य में क्या होता है? कि, किंतु, परंतु, लेकिन और शब्द से जोड़ा होता है। तो गिलास हाथ से गिरा और टूट गया, तो और शब्द को पकड़ते ही आप सी की तरफ जाएंगे। सी सही होगा। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए। यहाँ काम करो आज्ञावाचक है, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु बनाए इच्छावाचक है, और वहाँ आया होगा संदेहवाचक है। आया होगा, पता नहीं आया है कि नहीं है, आया होगा, है ना। अब चलिए देखिए 8 नंबर का प्रश्न है अमा निशा उगलता गगन घन अंधकार में अलंकार है। ये प्रश्न आपके सामने है। अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिए। पूछा जा रहा है इसमें अलंकार है, इसमें उपमा है, उत्प्रेक्षा है कि यमक है। तो उपमा में आप सभी जानते हैं उपमा दी जाती है किसी से किसी की, जैसे कमल से पैर की, ये उपमा दी जाती है। उत्प्रेक्षा में मान लिया जाता है कि मनो मानो जन जानो आएगा, तो ये हो जाएगा। अब देखेंगे यमक में एक ही शब्द 2 बार आएंगे, अर्थ अलग अलग होंगे। अब यहाँ पे ये तीनों तो ऐसे ही कट गए, बचा मानवीकरण। तो है अमा निशा उगलता गगन अंधकार, ये मानवीकरण अलंकार है। कैसा अलंकार है? तो मानवीकरण अलंकार है। नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर का, कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कड़ों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। यहाँ पे मानो शब्द आप देख लिए, तो यहाँ पे अगर अलंकार पूछा जाता तो आप पकड़ लेते, उत्प्रेक्षा होता। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है इन पंक्ति में कौन सा छंद है? रोला है, हरगीतिका है, सोरठा है, बरवे है। तो ये आपको बताना है। तो आप यहाँ पे एक पहला काम करेंगे कि मात्रा गिन लेंगे और इसके बाद आप इन चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे। तो ये पूछ रहा है इसमें छंद कौन सा है, कौन सा छंद है। तो आप सभी को पता है कि इसमें हर गीतिका छंद है। कौन सा छंद है? हर गीतिका छंद है। ठीक, बी नंबर सही होगा। अब हर गीतिका में मात्राएं कितनी होती हैं? तो 28 मात्रा होती है। ठीक, ध्यान दीजिएगा। रोला आप जानते हैं उसका उल्टा होता है रोला। और सोरठा जो है कि दोहा सोरठा। और बरवे में जानते हैं 13 मात्राएं होती हैं। ठीक, आगे चलिए ध्यान दीजिए, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देखिए इन पंक्ति में हरगीत का छंद है। हरगीता छंद के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती है। सोरठा में 4 चरण होते हैं, इसकी पहले तथा तीसरे में 11-11 मात्राएं होती, दूसरे और चौथे में 13 मात्राएं होती हैं। अब अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। ये रहा प्रश्न, कौड़ शब्द का तद्भव रूप है। तो कार्य, कौड़, कान और करण, तो ये होगा कान। ठीक, आगे चलते हैं। लास, ये लास शब्द किस भाषा का है? बहुत बार पूछा जाता है। फारसी, अरबी, पुर्तगाली, तुर्की। तो किस भाषा का तब शब्द है? तो तुर्की। नोट डाउन कीजिएगा, तुर्की भाषा के शब्द हैं। जो तुर्की भाषा के अन्य शब्द हैं कैची, कालीन, चेचक, जाजिम, तलाश, बेगम, बहादुर। ठीक, अब देखेंगे मिल, यहाँ पे है कि प्रश्न है मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय पूछा जा रहा है, उपसर्ग नहीं, प्रत्यय। मिल धन आप, तो क्या होगा? मिलाप। आगे चलेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे अगला प्रश्न 13 नंबर का, आदि उपसर्ग का उदाहरण इनमें से किस शब्द के माध्यम से दिया जा सकता है? अधि, तो अधिधन आधार होगा? नहीं। अधूरा होगा? नहीं। अधर होगा? नहीं। अधिधन आय अध्याय होगा। क्या होगा? अधिधन आय। यहाँ पे देख रहे हैं आप, तो व्याख्या को बहुत ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, देवत्य चौकन्ना हो गया, इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? देवत्य क्या हो गया? चौकन्या हो गया। तो अभिधा है, लक्षणा है, कि व्यंजना है, कि तात्पर्य है? तो यहाँ पे व्यंजना है। क्या है? व्यंजना है। नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समाचार लेखन से जुड़ी नहीं है? नवीनता, संक्षिप्तता, अस्पष्टता, विरोधाभास। किसी भी, मान लीजिए आप एक पत्रकार हैं, तो क्या ऐसी चीज छाप देंगे जो नवीन नहीं होगी? हरदम तो नई खोज के लिए मीडिया दौड़ती रहती है ना। और संक्षिप्तता, अगर बहुत बड़ी गड़बड़ी है तो आपको संक्षिप्त फ्रंट पे लाना होगा। नेक्स्ट अस्पष्टता, यदि आप
जो है कि स्पष्ट नहीं करेंगे तो आपके पेपर का कोई पढ़ेगा नहीं, है ना। तो इसमें क्या है, सब चीज़ें होनी चाहिए, विरोधाभास नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसी कोई चीज़ आप ना लिखें जिसमें समाज में अशांति फैले। देखिए, विरोधाभास समाचार लेखन की जुड़ी विशेषताएं नहीं है, जबकि समाचार लेखन की विशेषताएं में नवीनता, संक्षिप्तता, स्पष्टता होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, आप देख पा रहे होंगे, यह है रेडियो लेखन के अंतर्गत ध्वनि रूपक निर्माण के लिए आवश्यक नहीं है। ध्वनि लेखन के अंतर्गत ध्वनि रूपक निर्माण के लिए आवश्यक नहीं है संगीत, मंच सज्जा, आलेखन, सूत्रधार की ध्वनि। तो मंच सज्जा आप सभी को पता है कि मंच सज्जा हम नाटक के लिए करते हैं, जहाँ पे नाटक हम दिखाते हैं, तो इसमें ये नहीं आएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट 17 नंबर का प्रश्न है जो आपके स्क्रीन पे है ना, ध्यान दीजिएगा। ये प्रश्न है, आप देखिएगा, ये प्रश्न है, विषय की मूल वस्तु तक सीधे तक, एक मिनट फिर से देखेंगे, विषय की मूल वस्तु तक सीधे तथा तत्काल प्रवेश करो और अनावश्यक शब्दों और विशेषणों से बचो। यह निर्देश किस लेखन से संबंधित है? तो यह समाचार लेखन, साक्षात्कार, संपादकीय, फीचर लेखन से संबंधित है। किसके? तो फीचर लेखन। अब यहाँ पे आप देख लीजिए फीचर लेखन किसे कहते हैं। फीचर लेखन के लिए सबसे महत्वपूर्ण निर्देश यह है कि विषय की मूल वस्तु तथा सीधे तथा तत्काल प्रवेश करो और आवश्यक शब्दों और विशेषणों से बचो, जबकि समाचार लेखन, साक्षात्कार, संपादकीय लेखन में यह निर्देश नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, ये प्रश्न है आपके सामने 18 नंबर का। दूरदर्शन के विज्ञापनों में प्रतिबंधित है, क्या प्रतिबंधित है? ज्ञानवर्धन समस्याएं, सूचनाएं या सरकारी योजनाएं या हिंसा और यौन प्रसंग, अस्वास्थ्य वर्धक जानकारियां। आप सभी को पता है कि दूरदर्शन में प्रतिबंधित है हिंसा और यौन प्रसंग। 18 नंबर के प्रश्न में आप याद रखें, आज के ज़माने में यूट्यूब का ही प्लेटफॉर्म आप लीजिए, इतने गंदे गंदे सीन भरे पड़े हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। जो चीज़ नहीं आनी चाहिए उसे भी लोग पैसे के लालच में ला दे रहे हैं, ये आप सभी देख रहे होंगे वर्तमान में, है ना। आगे चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रयोजनमूलक हिंदी में किस तत्व का अभाव होता है? स्पष्टता, तथ्यपरकता, संप्रेषणीयता, कल्पनाशीलता। किस चीज का अभाव होता है? यहाँ पे आपसे अभाव पूछा जा रहा है 19 नंबर के प्रश्न में, आप ध्यान दीजिएगा तो समझ पाएंगे। कल्पनाशीलता का प्रभाव होता है, अभाव होता है, ठीक है। आगे चलेंगे, जो है वो स्पष्ट और क्लीन होना चाहिए। नेक्स्ट है, ये आपका आ गया, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। पूरा वाक्य ये है। अर्थ है जो है कि रहस्यमयता बनाए रखना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, निंदा प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत जो है कि करना, काम ना आने पर बहाना ढूंढना। तो क्या होता है? प्रत्यक्ष को प्रमाण का आवश्यकता नहीं होता। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे, ये है आपका 21 नंबर का प्रश्न। प्रारूपण का अर्थ है व्यक्तिगत पत्र लेखन, सरकारी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित पत्र, सरकारी कार्यविधि में प्रयुक्त पत्र का कच्चा मसौदा, प्रार्थना पत्र। 21 नंबर के प्रश्न में आप याद रखेंगे तो यह सरकारी कार्य का विधि में प्रयुक्त पत्र का कच्चा मसौदा, ठीक है, ये प्रारूपण है। जैसे आपसे कोई कह दे कि आप मेरे बारे में 2-4 शब्द लिखिए, आप लिखेंगे, एक प्रारूप तैयार करेंगे, हो सकता है आप किसी से और पढ़वाएं तो उसमें वो बताएं कि यहाँ पे कमियां रह गई, तो एक आप प्रारूप तैयार करते हैं, उसे ही प्रारूपण कहते हैं। आंगन के पार द्वार के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती, प्रभाकर माचवे और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, भरत भूषण अग्रवाल। तो आंगन के पार द्वार किसका है? तो यह अज्ञेय जी का है। किसका है? अज्ञेय जी का है। आगे चले, नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। आपके स्क्रीन पे अगला प्रश्न है, आप ध्यान दीजिएगा, ये 23 नंबर का प्रश्न है। 23 नंबर के प्रश्न में आप ध्यान देंगे तो टिप्पणी लेखन से तात्पर्य है, टिप्पणी लेखन, ठीक है, क्या तात्पर्य है उसे? किसी पुस्तक की समीक्षा, सरकारी पत्र व्यवहार का मसौदा, किसी विषय पर उच्च अधिकारी द्वारा लिखी गई टिप्पणी या अनुस्मारक भेजना। तो ये टिप्पणी लेखन है। सी नंबर क्या होगा? सी नंबर। आगे चलेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है अगला 24 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी विधा सृजनात्मक साहित्य के अंतर्गत नहीं आती? कविता, कहानी, निबंध, आलोचना। तो ये आलोचना सृजनात्मक
के अंतर्गत नहीं आती है। नेक्स्ट प्रश्न है 25 नंबर का अगला प्रश्न है, अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ देखने को मिलता है? सूरदास की रचनाओं में, भरत मुनि में, राजा धारसेन के द्वितीय शिलालेख में, तुलसीदास की रचनाओं में। तो शुक्ल जी का इतिहास ग्रंथ पढ़े होंगे, यह प्रश्न वहीं से है। ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो ये राजा धारसेन के द्वितीय अभिलेख पे मिलता है। अगला प्रश्न है, प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार हैं? तो जैनाचार्य मेरुतुंग, हेमचंद, वल्लभाचार्य, कालिदास। तो जैनाचार्य हैं। नेक्स्ट 27 नंबर का प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, चंद्रबरदाई की रचना है बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, रणमल छंद। तो यह किसका है? तो यह पृथ्वीराज रासो का है। नेक्स्ट प्रश्न है अगला, आप ध्यान दीजिएगा। तो यह है, अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की भक्ति, शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? यह कथन किसका है? तो यह शुक्ल जी का कथन है। आप इनकी इतिहास ग्रंथें बहुत अच्छे से पढ़ लिए होंगे। आगे चलें अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी के का प्रथम कवि किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को, नानक को, तुलसीदास को, गुरु गोविंद सिंह को। तो ये हैं खुसरो जी, ये पहले कवि हैं। इनकी कुछ पहेलियाँ मुकरियाँ हैं जो खड़ी बोली का हिंदी का प्रयोग हुआ है, कहाँ जहाँ पे हुआ है इनके बारे में आप स्पष्ट पढ़ लीजिए। भक्तमाल के रचयिता कौन है? ये 30 नंबर का प्रश्न है। सूरदास, तुलसीदास, जायसी और नाभादास। तो भक्तमाल किसका है? तो नाभादास का है। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, ध्यान दीजिएगा। अंदाल की रचना इनमें से कौन सी है? ये जो है कि कहा जाता है दक्षिण भारत की, इनको मीरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत की मीरा कहा जाता है, याद रखिएगा। तो इनकी कौन सी रचना है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यह तिरुपवायु। ठीक है, पूर्व मीमांसा इनका नहीं है बस, और ये भी नहीं है। गीत गोविंद तो इनका नहीं है। अब आप ध्यान देंगे, इनको अच्छे से पढ़ लीजिए। अंदाल की रचना तिरुपवायु के अंदाल दक्षिण भारत की कवित्री हैं। इनको दक्षिण की मीरा कहा जाता है। जबकि पूर्व मीमांसा भाष्य, ये पूर्व मीमांसा भाष्य की रचना है। 84 वैष्णव की वार्ता जो है कि गोकुलनाथ का है। छित गोविंद जो है, गीत गोविंद है, यह है मीराबाई की रचना। नेक्स्ट प्रश्न है 32 नंबर का, संतन को कहा करी आवत जात पनहिया टूट गए बिसर गयो हरिराम। यह जो है कि कुंभन दास की रचना है। जब इनको कबीर अपने उस समय के शासक इनको अपने यहाँ बुलाया था तो ये यही बोले थे। तो ये कुंभन दास की है। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, सुदामा चरित किसकी रचना है? कबीर की, सूरदास की, रहीम की, नरोत्तम दास की। तो यह नरोत्तम दास की सुदामा चरित रचना नरोत्तम दास की है। जबकि विजक कबीर दास की, सुरसागर सरावली की, मदनाष्टक रहीम की रचना है, याद रखेंगे। नूर मोहम्मद के रचनाकार इनमें से कौन से है? नूर मोहम्मद की कौन सी रचना है? ये प्रश्न आपसे हंस जवाहिर, इंद्रावती, ज्ञानदीप, चित्रावली उस्मान का है। और आप जानते हैं नूर मोहम्मद की कौन सी रचना है, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो नूर मोहम्मद की इंद्रावती है। क्या है? नूर मोहम्मद की इंद्रावती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये इंद्रावती है। नेक्स्ट अगले प्रश्न पे चलेंगे, 35 नंबर का प्रश्न। अब यहाँ पे प्रश्न आपके बीच में है और आप ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, इंद्रावती नूर मोहम्मद अनुराग बासरी नूर मोहम्मद की है, और हंस जवाहिर कासिम शाह की है, ज्ञानदीप शेख नवी की है, चित्रावली उस्मान की रचना है। अब देखेंगे आपके 35 नंबर का प्रश्न है, पद्मावत को सूफी काव्य मानने से इनकार करने वाले आलोचक इनमें से कौन से हैं? देख रहे हैं, तो ये है विजय देवनारायण शाही। ऑप्शन में है नामवर सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, कविता उनकी सिंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। बिहारी की कविता के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो यह कथन शुक्ल जी का है। बहुत प्रसिद्ध कथन है, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है 37 नंबर का, इनमें से कौन सी रचना चिंतामणि की नहीं है? तो साहित्य दर्पण, काव्य विवेक, कवि कल्पतरु, काव्य प्रकाश। तो काव्य प्रकाश, ये साहित्य दर्पण इनका नहीं है, चिंतामणि के साहित्य दर्पण नहीं है। बाकी ये तीनों रचनाएं इन्हीं के हैं। आगे चलेंगे, केशोदास की रचना इनमें से कौन सी है, पूछा जा रहा है। तो ये दूषण विचार, माधव नाम काम कंदला, मदनाष्टक। ये जहांगीर जुस चंद्रिका केशोदास की रचना है। बाकी रचनाएं आप नोट कर लीजिएगा। मदनाष्टक रहीम की है, माधवानल काम कंदला आलम का है, जहांगीर जुस चंद्रिका केशोदास की रचना है। अगला प्रश्न है, प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। आलोचक रामचंद्र शुक्ल का यह कथन रीतिकाल के किस कवि के संदर्भ में कहा गया? देख रहे हैं शुक्ल जी से कैसे केंद्रीय विद्यालय की परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आप प्रश्न को देख के समझ पाएंगे, यह घनानंद के बारे में कहे हैं।
अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, आप ध्यान दीजिएगा। ये है एक 40 नंबर का प्रश्न। हिंदी नई चाल में ढली यह कथन किस आधुनिक कालीन साहित्यकार का है? तो यह है भारतेंदु जी का, बहुत प्रसिद्ध है ये रचना है। ये कथन है, इसे आप याद रखेंगे। और ये जो है कि प्रश्न जो है कि पूछा गया था टीजीटी में 2021 में, है ना। कितना टफ प्रश्न था कि जो हिंदी नए चाल में ढली, एक तो भारतेंदु का कथन है, दूसरा ये कहाँ कहे थे? तो यही कालचक्र में कहे थे। देख रहे हैं, जब आप केंद्रीय विद्यालय का परीक्षा देंगे ना और इनके पेपर सेट देखे रहेंगे तो आपको समझ पाएंगे कि प्रश्न कहाँ कहाँ से पूछा जाता है। ध्रुवस्वामिनी नाटक का चरित्र निम्नलिखित में से कौन सा है? चरित्र देख रहे हैं कौन सा है? रामगुप्त का, सिंहरण का, विशाख का, स्कंदगुप्त का। तो ये स्कंदगुप्त है ध्रुवस्वामिनी। ठीक, नाटक का चरित्र निम्न से कौन सा है? तो ये आप याद रखिएगा, रामगुप्त, ध्रुवस्वामी, सिंहरण, चंद्रगुप्त, विशाख, स्कंदगुप्त नाटक के हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है, भारतेंदु मंडल के लेखकों में इनमें से कौन से लेखक नहीं है? शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद, प्रताप नारायण मिश्र, लाला भगवान दिन और बालकृष्ण भट्ट। तो ये है शिव प्रसाद सितारे हिंद, इनमें से नहीं है। जब हिंदी का विवाद और उर्दू फारसी का विवाद था तब ये कवि यहाँ पे थे। साहित्य को आप अच्छे से पढ़िएगा, इन सब प्रश्न को आप आराम से कर ले जाएंगे। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद भारतेंदु मंडल के लेखक नहीं हैं, वह स्वतंत्र रूप से लेखन करते थे। जबकि प्रताप नारायण मिश्र, लाला भगवान दिन, बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु मंडल के लेखक हैं। रक्षाबंधन कहानी किसकी है? तो आप ये प्रश्न आपके लिए है, आप बताइएगा। 43 नंबर का प्रश्न, तो यह किसका है? तो जयशंकर प्रसाद का, किशोरी लाल गोस्वामी का, विश्वनाथ कौशिक का, बंग महिला का। तो ये कौशिक जी का है, सी नंबर सही होगा। आगे चलें। और एक कहानी का गुंडा कहानी जयशंकर की है, इंदुमती किशोरी लाल गोस्वामी, दुलाई वाली बंग महिला का। अब नेक्स्ट प्रश्न है, नाचकेतोपाख्यान किसकी रचना है? लल्लू लाल सदल में, शिव प्रसाद सितारे इंसा अल्लाह का। 44 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। और नाचकेतोपाख्यान, तो ये चारों कवि की रचना को आप याद रखिएगा। इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो सदल मिश्र। आगे चलिए देख लीजिए इनकी और रचनाएं। ये रही रचनाएं, नाचकेतोपाख्यान, सदल मिश्र, प्रेम सागर, लल्लू लाल, रानी के तीर का इंसा अल्लाह का, इतिहास, तिमिर नाशक, यह शिव प्रसाद सितारे हिंगा। मृणाल किस उपन्यास की स्त्री चरित्र है? गोदान, शेखर एकजीवनी, त्यागपत्र, सेवा सदन। यह त्यागपत्र की है, याद रखिएगा। पूरा त्यागपत्र हमारे चैनल पे अपलोड है और इसको उपन्यास को जरूर पढ़िए, आप रो देंगे, वास्तव में वादा रहा हम करते हैं आपसे। ठीक है, 46 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि तार सप्तक का नहीं है? रामविलास शर्मा, प्रभाकर माचवे, गजानन माधव, मुक्तिबोध। ये है जो है कि नहीं है रघुवीर सहाय। तो ये हैं आपके 7 कवि, इन्हें आप याद रखिएगा, नोट डाउन भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 47 नंबर का, संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक हैं? तो ये हैं रामधारी सिंह दिनकर। और कब किए थे? तो 1959 ईस्वी में। नेक्स्ट 48 नंबर का प्रश्न है, अपने अपने अजनबी साहित्य का विधा किसकी रचना है? किस विधा की रचना है? नाटक, उपन्यास, जीवनी, आत्मकथा। तो यह है उपन्यास विधा की रचना। आगे चलें। नेक्स्ट प्रश्न पे उतरिए। यह है 50 नंबर का प्रश्न। दोस्तों आप सभी को बताना चाहेंगे कि हम आज के थोड़ी सी समय का अभाव होने के कारण ये 50 प्रश्न हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। बाकी के प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, थोड़ा समय अभाव है, इसको क्षमा कीजिएगा मुझे। ठीक है, नाटक, उपन्यास, कहानी और आत्मकथा। तो ये है नाटक, बी नंबर सही होगा। आज के लिए 50 प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न को आप देख पा रहे हैं, हम बाद के वीडियो में लेके आएंगे। धन्यवाद दोस्तों।